नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए बिना देर किए आज की प्रश्न सीरीज हल करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि ये प्रश्न सीरीज केवल 15 प्रश्नों की सीरीज ही नहीं है, अपितु इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों जो आपसे पूछे जाते हैं या फिर किस सिद्धांत से लिया गया है और किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये सब कुछ दिया गया है, ये हम इसमें चर्चा करते हैं। तो ये केवल एक प्रश्न नहीं, आप 15 प्रश्न ना समझे इनको, ये आपके मतलब 50-60 प्रश्न हल होते हैं इसमें। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज आज शुरू करते हैं हम। तो देखिएगा पहला प्रश्न, पारिवारिक कारक शब्द के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो हम इसके अंतर्गत चारों ऑप्शन जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। पारिवारिक शब्द कारक शब्द के प्रभाव को संदर्भित करता है। क्या पारिवारिक सदस्यों के, शिक्षार्थी पर विद्यालय के माहौल के, चेहरे के भाव या फिर मित्र। तो देखिए अगर यहाँ पर पारिवारिक कारकों की चर्चा की गई है तो पारिवारिक जो कारक होंगे वो किससे संबंधित होंगे, वो पारिवारिक सदस्यों के प्रभाव को संदर्भित करता है, ठीक है। तो पारिवारिक सदस्य ही पारिवारिक कारक शब्द को प्रभावित करेंगे, न कि विद्यालय पर माहौल, ना ही चेहरे का भाव और ना ही मित्रगण। मित्रमंडल जो है वो उसका किसके पारिवारिक नहीं के अंतर्गत नहीं आता है, वो मित्रमंडली या बाह्य कारक के अंतर्गत आ जाता है। विद्यालय, मित्रमंडली ये सब उसके व्यक्ति जो बच्चा होता है उसके बाह्य कारक के अंतर्गत आता है, और पारिवारिक सदस्य जो होते हैं वो उसके पारिवारिक कारक को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक सदस्य। तो ये हमारा 16वां प्रश्न था। हमने 15 प्रश्न पहले हल कर लिए थे। ये में एमपी जो पीईबी के पुराने पेपर हैं वर्ग 2 के, वो हम डिस्कस करते हैं, और 15 प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आनुवंशिक की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में रिक्त स्थान के समय शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है और आनुवंशिकता की भूमिका का वर्णन किया गया है। आनुवंशिकता क्या होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी बच्चे को उसके जन्म से मिलने वाली जो गुण होते हैं उसके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी के जो परंपरागत जो गुण पाए जाते हैं वो उसके आनुवंशिकता की भूमिका को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में रिक्त स्थान के समय शुरू होती है। कब होती है आनुवंशिकता की, विद्यालय जाता है तब, जब व्यक्ति विद्यालय या फिर बच्चा विद्यालय जाता है तब, या फिर परिपक्वता के समय, या फिर गर्भधारण के समय, या फिर जन्म के समय। तो देखिए इनमें से आएगा, अगर आनुवंशिकता शुरू हो गई है बच्चे की तो वो विद्यालय नहीं जाएगा, उससे पहले भी आनुवंशिकता की भूमिका आएगी। परिपक्वता आने पर ही ऐसा जरूरी नहीं है कि आनुवंशिकता आए, वो जो आएगी वो उसके गर्भधारण जब से बच्चे का गर्भधारण होगा तब से जो है वो आनुवंशिकता की भूमिका उसके अंदर हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से गर्भधारण जब से होगा तब से आनुवंशिकता की भूमिका जो है बच्चे में व्यक्त हो जाती है। तो ये जीवन के शुरुआती समय में ही जब गर्भधारण होता है तब से ही ये चीज़ें बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं, उसके आनुवंशिक गुण। तो देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है, 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरापन को रिक्त स्थान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, क्या मध्यम श्रवण दोष के माध्यम से जानेंगे, गहन श्रवण दोष होगा, सौम्य श्रवण दोष होगा, या फिर तीव्र श्रवण दोष होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, 41 डेसिबल से 60 डेसिबल के मध्य जो आपको परास की बीच की बहरेपन को जो श्रवण दोष के रूप में जाना जाएगा वो कौन सा होगा, मध्यम। क्योंकि 41 से अगर 60 के बीच है श्रवण दोष, ये डेसिबल की में माप होती है। ध्वनि की माप किस में होती है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है या फिर बहरापन है तो वो उसकी माप किस प्रकार से की जाती है, डेसिबल के अंतर्गत। डेसिबल एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से ध्वनि का मापन हम कर सकते हैं। तो 41 से 60 के अंतर्गत अगर आपकी बहरेपन का दोष है तो वो 41 से 60 के अंतर्गत मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर हम मान ले 40 से नीचे तो वो निम्न के अंतर्गत आ जाएगा, और उच्च गहन दोष जो होगा वो कब से, 60 से या फिर 61 के अंतर्गत से, 61 से आगे का जो दोष होगा वो किसके अंतर्गत आता है, गहन दोष के श्रवण दोष के अंतर्गत आता है। और अगर मध्यम श्रवण दोष की बात करें तो मध्यम श्रवण दोष जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये 41 से 60 के अंतर्गत आता है। और निम्न श्रवण दोष 40 से कम, अगर किसी व्यक्ति का श्रवण दोष है 40 डेसिबल से कम व्यक्ति कोई ध्वनि सुन पाता है
तो उसके लिए निम्न श्रवण दोष मतलब वो कम बहरा है, और 41 से 60 के मध्य जो होता है वो मध्यम श्रवण दोष के अंतर्गत आता है। और 60 से अगर ऊपर का व्यक्ति 60 डेसिबल की ध्वनि नहीं सुन पाता, 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है तो वो गहन श्रवण दोष के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से डेसिबल में जो है वो एक और जानकारी दे दूं कि अगर 140 डेसिबल की ध्वनि अगर व्यक्ति को के कानों में पड़ जाती है तो वो बहरा हो सकता है, पागलपन का शिकार हो सकता है, क्योंकि 140 डेसिबल की ध्वनि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 140 डेसिबल की ध्वनि अगर कोई व्यक्ति के कानों में आती है तो वो व्यक्ति बहरा हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त या फिर पागलपन का शिकार हो सकता है 140 डेसिबल की ध्वनि से। तो ये यहाँ पर अगर 41 से 60 डेसिबल के बीच की परास की ध्वनि होगी तो वो क्या मध्यम श्रवण दोष के अंतर्गत जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो क्या थार्नडाइक के द्वारा, क्या स्किनर के द्वारा, क्या कोहलर के द्वारा, या फिर पावलोव के द्वारा? तो देखिए हम यहाँ पर अगर बात करें तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर कोहलर की बात करें तो कोहलर ने किसके चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, और इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कि सूझ का निर्माण जो है वो व्यक्ति के माइंड में अचानक होता है। और पावलोव जो है ये कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का पावलोव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए थे। और अगर थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक जो थे इन्होंने 3 नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे इन्होंने? तो पहला दिया इन्होंने तत्परता का नियम, मतलब अगर व्यक्ति किसी चीज़ सीखने के लिए तत्पर होगा तभी वो चीज़ सीख पाएगा। ठीक है, तो ये इसको मानसिक तैयारी का नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसको तत्परता के नियम को। और दूसरा जो इन्होंने दिया वो दिया उपयोग या अनुपयोग का, इसको जो जाना जाता है खास नाम से वो अभ्यास का नियम जाना जाता है। तो 3 नियम दिए थार्नडाइक ने। पहला तत्परता का नियम, दूसरा जो होता है वो कौन सा नियम दिया? अभ्यास का नियम दिया, कि कोई मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास करेंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे बार बार, तो उस चीज़ को हम अधिगम के अंतर्गत शामिल कर लेंगे या फिर हम उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो वो जैसे कि कबीर का दोहा है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते तो सिलपत पड़त निशान। तो इस प्रकार से जो है वो अभ्यास करेगा बार बार तो वो अधिगम कर लेगा। और तीसरा जो नियम दिया इन्होंने, वो कहलाता है प्रभाव का नियम। यदि हम इसको एक और देखें तो संतोष असंतोष का नियम भी कहा जा सकता है इसको, प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या फिर हमें सुख और संतोष मिलता है, तो ये संतोष असंतोष का नियम भी होता है और प्रभाव का नियम के नाम से जाना जाता है। ये तो थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम हो गए। उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, और उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए? तो अभी मैंने बताया तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम, तीसरा नियम प्रभाव व परिणाम का नियम। ठीक है, इनका अलग अलग नाम भी पूछा जा सकता है। तो तत्परता का नियम जो है ये किसके? मानसिक तैयारी के नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा अभ्यास का नियम जो होता है ये उपयोग या अनुपयोग का नियम भी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो नियम दिया इन्होंने प्रभाव व परिणाम का नियम, इसको संतोष असंतोष का नियम, प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी कहा जाता है। और इन्होंने 5 गौण नियम प्रस्तुत किए थे साथियों। 5 गौण नियम कौन कौन से? तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, और एक और आखिरी का जो है वो साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये थार्नडाइक महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। थार्नडाइक जो थे ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने ये व्यवहारवादी जो अधिगम के सिद्धांतकार हैं उनके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो व्यक्तित्व हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं? तो व्यवहारवाद के अंतर्गत एक तो थार्नडाइक आते हैं, स्किनर आते हैं और पावलोव आते हैं। जबकि कोहलर जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? कोहलर जो है ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। और गेस्टाल्टवाद के अन्य जो हैं समर्थक वो कौन कौन से हैं? मैक्स वर्दिमर हुए और कोहलर हुए, कोपका हुए। ये 3-4 जो थे वो किसके अंतर्गत आते हैं? गेस्टाल्टवाद के। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्रता या फिर पूर्णता। क्या होता है गेस्टाल्ट का अर्थ? समग्रता या फिर पूर्णता। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोहलर, कोपका और ये वर्दिमर ये जो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके गेस्टाल्ट के अंतर्गत। और थार्नडाइक, स्किनर और पावलोव ये किसके? व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञानवाद के अंतर्गत पूछे तो जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा यहाँ पर आपसे शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ साथ में पढ़ाते हैं, तो वो होता है समावेशी समावेशीकरण या फिर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, या फिर शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है, प्रतिक्रिया जो हम फीडबैक होता है उसके निर्माण के लिए भी किया जाता है, और एक और शिक्षार्थी से बातचीत करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। उपयुक्त सभी जो होगा इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रयोग किया जाएगा समावेशी शिक्षण शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, तो वो शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए और शिक्षार्थी से बातचीत करने के लिए, इन सब के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाएगा? कंप्यूटर का। अगला आपके सामने है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चकिंग से संबंधित नहीं है? यहाँ पर चंकिंग से संबंधित बात की गई है। जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मिलर के द्वारा। मिलर का जो चकिंग सिद्धांत है ये किसके कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत जो है वो आता है। मिलर का चकिंग सिद्धांत किसके अंतर्गत? कॉग्निटिव, जो आपका संज्ञान का निर्माण होता है या फिर संज्ञान की प्रोसेसिंग होती है, वो मिलर महोदय द्वारा 1956 में, कब? 1956 में जो है वो चकिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने 7+ और -2, हाँ यही 7+ और -2 जो है 7+ और -2 जो इन्होंने है वो कौन सा नंबर बताया? वो मैजिकल नंबर बताया। इनके द्वारा कौन सा नंबर बताया गया? तो 7+ और -2 ये नंबर जो है ये मैजिकल नंबर के अंतर्गत आते हैं। चकिंग का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये मिलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके जो मैजिकल नंबर है वो कौन से? 7+ और -2, ये याद रख लीजिएगा। ये आपके व्यापम की परीक्षा जो होगी वर्ग 3 के, उसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। ये बहुत डीप की बात है कि आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 7+ और -2 ये किसके अंतर्गत आता है? ये जो मिलर ने चकिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत। जो ये किससे संबंधित है? तो कॉग्निटिव थ्योरी जो दी थी, संज्ञानवादी है मिलर। कौन? मिलर 1956 में इन्होंने संज्ञानवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसके अंतर्गत इन्होंने किस किस का संबद्ध चंकिंग से संबंधित कौन नहीं है, संबद्ध कौन कौन नहीं है? तो यहाँ पर अर्थ होता है मिलर संबंधित है। 7 का समूह मैंने बताया ना अभी, 7+ और -2 ये इनका मैजिकल नंबर के अंतर्गत आता है। तो जो आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, जो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर मिलर का चंकिंग सिद्धांत जो है ये प्रमुख माना जाता है। तो ये 7 का समूह ये भी इनका है, परंतु दीर्घकालीन स्मृति ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन स्मृति। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं होता है? क्या विद्या, क्या भौतिक संरचना, क्या कौशल, क्या या फिर परिपक्वता? तो मैंने आपको बताया था कि अधिगम में स्थायी परिवर्तन होता है और वो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण होता है, तो वो ही अधिगम कहलाता है और स्थायी परिवर्तन होता है। यदि परिपक्वता के कारण या फिर नशे के कारण या फिर थकान के कारण, इन कारणों से आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, तो वो अधिगम नहीं होता है। इस कारण यहाँ पर अधिगम का एक परिणाम क्या नहीं होगा? तो परिपक्वता या फिर मैच्योरेशन या फिर मैच्योरिटी जो होगी, वो परिपक्वता जो होगी वो अधिगम का एक परिणाम नहीं होगी। जबकि विद्या, भौतिक संरचना और कौशल ये तीनों अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न हमारा सॉल्व होता हुआ। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत सिद्धांत का हिस्सा है? यहाँ पर देखिए साथियों, जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो उनका हमें हिस्सा बताना है। क्या सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, या फिर इंटर साइकोलॉजिकल, या फिर सेंसरी मोटर, या फिर युवा किशोर? तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज चर्चा करेंगे हम नैतिक विकास के सिद्धांत की, कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, कि किस प्रकार से जो है बच्चे में नैतिक विकास का निर्माण होता है। तो इन्होंने जो है वो बच्चे के नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। उनको 3 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इन्होंने मुख्य रूप से कितनी 6 अवस्थाएं बताई है, परंतु इनको 3 जो होती है मुख्य अवस्थाएं होती है, उनके अंतर्गत 6 प्रत्येक के अंतर्गत 2-2 अवस्थाएं इन्होंने शामिल की है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने जो बताया है प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था,
प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था का जो इन्होंने समय बताया है, पूर्व पारंपरिक, इसका समय बताया इन्होंने 10 वर्ष तक। मतलब पूर्व पारंपरिक बच्चा मतलब परंपरा से पूर्व जो होता है वो पूर्व पारंपरिक बच्चा होता है। तो इन्होंने क्या बताया है वर्ष उसका, 10 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो पूर्व पारंपरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये इनका पहला नियम है किसका, कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। और इन्होंने बताया कि 10 वर्ष की अवस्था में बालक नैतिकता का अभाव होता है। मतलब जो 10 वर्ष का बालक होता है वो नैतिक क्या नैतिक होता है उसके लिए वो नहीं समझ पाता है। तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से मतलब नैतिक बातें जो होता है वो सीखता है। बालक अपने परिवार के सदस्य क्या क्या नैतिकता करते हैं उसके सामने, ये सब चीज़ें किससे सीखता है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा। और दूसरा होती है इसके अंतर्गत जो हम अवस्थाएं, दो अवस्थाएं शामिल करते हैं वो होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। देखिए तो आपके यहाँ पर जो पहली अवस्था दी गई है सजा और आज्ञाकारिता, तो उसको हम आज्ञा और दंड की अवस्था भी बोल सकते हैं या फिर सजा और आज्ञाकारिता की अवस्था भी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो पहला सिद्धांत है पूर्व नैतिक अवस्था या फिर पूर्व परंपरागत अवस्था, इसके अंतर्गत पहला जो पढ़ेंगे हम वो कौन सी, वो होगी सजा और आज्ञाकारिता की अवस्था। तो इसमें बालक क्या करता है, आज्ञा इसलिए मानना चाहता है वो बड़ों की क्योंकि उसे दंड नहीं मिले या फिर उसे सजा नहीं मिले। तो ये नैतिक विकास के कोहलबर्ग का नैतिक विकास है, उसके अंतर्गत पहला हम पढ़ रहे हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था। उसके अंतर्गत पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। बच्चा आज्ञा की अवहेलना इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे दंड नहीं मिले, इसलिए वो आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता। तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। और दूसरी जो होती है उसकी अहम की अवस्था होती है। ठीक है, कौन सी, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था हो गई, दूसरी है अहम की अवस्था या फिर अहंकार की अवस्था बोल सकते हैं हम इसको। तो इस अवस्था में बालक में क्या किसका भाव पाया जाता है, अहम का भाव पाया जाता है। अब दूसरी अवस्था जो हम पढ़ेंगे इनकी वो होगी कन्वेंशनल स्टेज या फिर पारंपरिक अवस्था। कौन सी, पारंपरिक अवस्था जो होती है ये इनकी दूसरी अवस्था है। पारंपरिक अवस्था ये किसकी, कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था होती है। और पहली अवस्था हमने पढ़ी प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। अब दूसरा जो पढ़ रहे हैं हम पारंपरिक अवस्था, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि बच्चा 10 वर्ष से 13 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, वो इसके अंतर्गत पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भी पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, जिसको हम बोल सकते हैं उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। इसमें क्या करता है, बालक प्रशंसा पाना चाहता है। यदि हम किसी बच्चे को काम कहेंगे कोई और उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा हमारा। तो ये क्या हो गया, उसकी पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत वो बच्चा क्या करना चाहता है, प्रशंसा की अवस्था। मतलब पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला प्रशंसा की अवस्था। बच्चा क्या करता है कि 10 वर्ष से 13 वर्ष तक का बच्चा होता है वो मतलब प्रशंसा पाना चाहता है अपनी। तो ये प्रशंसा की अवस्था हो गई। दूसरी होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। वो सामाजिक व्यवस्थाएं जो भी होती है उसकी, जैसे कि हमारे समाज हुआ, इसके लिए वो क्या करता है, वो सम्मान, उसके स्वयं के लिए सम्मान पाना चाहता है। तो पहली तो अवस्था हो गई, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। जबकि दूसरी अवस्था है पारंपरिक अवस्था, जिसमें प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल। देखिए हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ा हमने पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है, उसके बाद पारंपरिक अवस्था और फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं हम उत्तर पारंपरिक अवस्था। मतलब एक पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है, पारंपरिक अवस्था होती है और एक उत्तर पारंपरिक अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत बच्चा क्या होता है, इसमें भी दो स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में मतलब जो पश्च पारंपरिक अवस्था होती है इसमें मतलब बच्चे का 13 वर्ष के बाद का बच्चा होता है वो पूर्ण तरीके से लगभग नैतिक विकास सीख जाता है। मतलब उसमें क्या क्या नैतिकता पाई जाती है ये मतलब कब सीख जाता है वो, तो वो सीख जाता है पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था में या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था जो होती है उसमें वह सीख जाता है बालक के कि जितनी भी नैतिकता का विकास होना होता है वो उसके अंतर्गत हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम पहली अवस्था पढ़ेंगे सामाजिक समझौते की अवस्था। मतलब बालक को कई परिस्थितियों में क्या करना पड़ता है, समाज से समझौता करना पड़ता है। उसकी स्वयं की जो इच्छाएं होती है उसके विपरीत उसे समाज मतलब नहीं जाने देता है, तो वो समाज के प्रति क्या करना पड़ता है, उसे समझौता करना पड़ता है। जो 18 वर्ष का बालक होता है, किशोरावस्था में होता है, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है जो समाज के विपरीत, समाज की बनाए गए नियमों के विपरीत होती है। तो उसे क्या करना पड़ता है, उस अपनी इच्छा को मानना पड़ता है और समाज के बनाए गए समझौते के प्रति उसको सहानुभूति रखने पड़ती है। तो वो आ गई आपकी
कौन सी अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। और दूसरी जो अवस्था होती है वो विवेक की अवस्था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉन्शियंस की अवस्था। कॉन्शियंस रखना पड़ता है उस बालक को। तो इस अवस्था में बालक स्वयं के निर्णय मतलब जो होता है वो स्व विवेक से लेना चाहता है। 18 वर्ष का बालक मतलब क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है वो, मतलब समाज से, घर परिवार से स्वतंत्र होना चाहता है, मतलब अपने विचार रखने की स्वतंत्रता चाहता है। तो ये क्या हो गई अवस्था, विवेक की अवस्था या फिर स्व विवेक की अवस्था बोल सकते हैं हम इसको। तो आज हमने क्या पढ़ा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत 3 स्तरों में बांटा है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास कितने, 3 स्तरों में बांटा है। और प्रत्येक का जो होता है वो 6 अवस्था हो गई, मतलब प्रत्येक अवस्था में 2-2 अवस्थाएं शामिल होती है। अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था, इसके अंतर्गत आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा आता है अहंकार की अवस्था। ठीक है, और दूसरा हमने पारंपरिक अवस्था पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी बोल सकते हैं हम इसको। और दूसरी जो अवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और अगर हम तीसरी या फिर पश्च परंपरागत अवस्था की बात करें तो इसमें हमने 2 नियम पढ़े, कौन कौन से, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग ने बच्चे के सामाजिक विकास को, या फिर हम बोल सकते हैं नैतिक विकास को, सामाजिक सिद्धांत नहीं सॉरी, नैतिक विकास को जो है वो 3 स्तरों में बांटा है, और प्रत्येक स्तर में 2 अलग से उप स्तर पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई बालक के नैतिक विकास की। तो ये नैतिक विकास किसने दिया, कोहलबर्ग ने दिया। और उन्होंने आज्ञा और दंडकारिता, या फिर हम बोल सकते हैं सजा और आज्ञाकारिता की जो अवस्था होती है उसका उल्लेख किसमें किया है, तो उसमें पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत जो होता है, सॉरी पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत जो होता है वो सजा या फिर दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था का किया है। अगर सेंसरी मोटर की बात करें तो ये किसके, ये पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। तो ये आपका 23वां प्रश्न था। अब 24वां प्रश्न अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है, अवधारणा, पुनः समायोजन या फिर पुनः नियोजन, पुनः समायोजन या फिर पुनः नियोजन बोल सकते हैं हम इसको, स्मरण, इसको रिकॉल बोलते हैं, अधिगम या फिर लर्निंग। ठीक है, तो देखिए अवधारणा भी स्मृति के अंतर्गत शामिल होती है। किसी चीज़ के बारे में हमारी कॉन्सेप्ट क्या होती है, हमारी अवधारणा क्या होती है, ये हमारी स्मृति पर निर्भर करता है। और स्मरण मतलब किसी चीज़ को रिकॉल करना, हमने पहले चीज़ क्या देखी थी, हमने लंबी गर्दन वाली मतलब हिरण देखी, तो हमारी पुनः जब हिरण दिखाई देगी तो हमने उस ज्ञान को क्या किया, रिकॉल किया। और अधिगम भी इसके अंतर्गत शामिल होता है, परंतु पुनः नियोजन इसके अंतर्गत, रीप्लानिंग जो होता है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्मृति की एक प्रक्रिया है जिसमें उसमें अवधारणा शामिल होती है, स्मरण शामिल होता है और अधिगम शामिल होता है, परंतु पुनः नियोजन शामिल नहीं होता है। ये 24वां प्रश्न था। 25वां प्रश्न अगर हम देखें तो आपके सामने है, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है। तो किस प्रकार का पालन पोषण होता है जो भावनात्मक अलगाव पैदा करता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डी अटैचमेंट करता है, हमारा अटैचमेंट नहीं करता है, अलगाव की ओर ले जाता है। तो ऐसा किस प्रकार का पालन पोषण होगा, असंबद्ध पालन पोषण होगा, या फिर आधिकारिक पालन पोषण होगा, या फिर दोहरा श्रमिक पालन पोषण होगा, या फिर एकल पालन पोषण के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो हम किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो होगा अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, या फिर असंबद्ध पालन पोषण के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये 3 जो होते हैं ये पालन पोषण के अंतर्गत विलगाव का या फिर अलगाव का कार्य नहीं करते हैं, परंतु असंबद्ध पालन पोषण जो होगा, किसी चीज़ को हम इन्वॉल्व नहीं होने देंगे तो वो असंबद्ध पालन पोषण के अंतर्गत आता है, और वो ही पालन पोषण अलगाव की भावना पैदा करता है। या फिर असंबद्ध मतलब किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम, अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देंगे और उससे दूरी बनाए रखेंगे, तो वो अलगाव, ऑब्वियसली मतलब स्वाभाविक बात है कि वो अलगाव की भावना पैदा करेगा। तो आधिकारिक पालन पोषण नहीं होगा, दोहरा श्रमिक पालन पोषण नहीं होगा, एकल पालन पोषण भी इसके अंतर्गत नहीं होगा, परंतु क्या होगा, वो होगा अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, या फिर असंबद्ध पालन पोषण जो होगा वो अलगाव की भावना आपके अंदर पैदा कर देगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए।
शिक्षक को अगर अनुशासन आपकी कक्षा में नहीं है तो ये आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा है कि अनुशासन कक्षा में अगर अनुशासन बेहतर बनाना होगा शिक्षक को तो उसके लिए क्या चाहिएगा। स्थिति पर विचार करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक क्या पेरेंट टीचर एसोसिएशन बैठक बुलानी चाहिए, या फिर डायरी में कक्षा के नियमों निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए, या फिर अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर कक्षा से परामर्श करना और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। देखिए, दंड की अगर कहीं पर भी बात आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा, कट होगा, या फिर हमें काट देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दंड और प्रशंसा, अधिक प्रशंसा की बात भी अधिक नहीं होती है। तो दंड की जो होगी अवस्था बिल्कुल हमें प्रयोग नहीं करना है। आरटी 2009 जो है, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में जो नियम है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को दंड की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। दंड जो दिया जाता है वो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कक्षा में अगर हमें अनुशासन बनाए रखना होगा तो अपने हम क्या कर सकते हैं, हमारी विधियां जो हो हैं, हम किस विधि से पढ़ा रहे हैं बालक को, वो हमारी उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी विधियां हैं वो बच्चे को रुचिकर नहीं बना रही है, बच्चा उसमें रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, और हमारी सामग्री क्या क्या है इस पर हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, न कि दंड देने की, और न कि अभिभावक शिक्षक बैठक बुलाने की और डायरी में नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें अगर कक्षा में अनुशासन बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें हमारी शिक्षण विधियां क्या क्या है, हम क्या क्या अप्रोच अपना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या हमारा दृष्टिकोण है इस पर, और हमारी मूल्यांकन, हमारी सामग्री क्या क्या है, हम किससे जो टीचिंग एड मटेरियल है उससे पढ़ा रहे हैं, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, न कि ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, अपनी विधियों को, दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन व चर्चा के माध्यम से हम इनका हल कर सकते हैं कि कक्षा में अनुशासन बना सकते हैं। अगला प्रश्न कैंसिल किया हुआ है, 28वां प्रश्न भी कैंसिल है, हम इनको नहीं देखेंगे क्योंकि ये गलत उत्तर बताते हैं। तो अगला जो है, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है। एक बच्चा अगर कॉन्सेप्ट का निर्माण कर लेगा, अगर उसके अंदर अंदर जो है वो अवधारणा पैदा हो गई कि बच्चा क्या होता है, 5 साल का बच्चा, यहाँ पर 5 साल के बच्चे की बात की गई है, 5 साल का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। तो उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, उससे कॉन्सेप्ट बना लिया, उसके अंदर अवधारणा का निर्माण कर लिया, कुत्ते की अवधारणा, इमेज जो हो गई उसके सामने अलग हो गई, क्योंकि कुत्ता 4 पैर वाला होता है और माँ 2 पैर वाला होती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर किसका निर्माण हो गया है, वो अवधारणा का निर्माण बना लिया उसने, अपने अंदर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो संप्रत्यय का निर्माण कर लिया है कि माँ माँ होती है और कुत्ता कुत्ता होता है। तो इस प्रकार के क्या क्या कर सकते हैं हम, अवधारणा का निर्माण कर लिया बच्चे ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणा का निर्माण करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्विध्रुवीय विकार, द्विध्रुवीय विकार या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के को किस नाम से जाना जाता है, हम किस नाम से भी उसको संबोधित कर सकते हैं। तो अगर द्विध्रुवीय विकार या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत क्या करता है, व्यक्ति स्वयं से निराश हो जाता है, समाज के बनाए गए नियमों में जो होता है वो विश्वास नहीं करता है, और मानसिक तरीके से वो क्षुब्ध हो जाता है, या फिर गहरे अवसाद में चला जाता है बालक, या फिर कोई व्यक्ति, तो उसको हम द्विध्रुवीय विकार के नाम से जान सकते हैं। या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब वो न तो अपने काम के प्रति रुचि दर्शाता है, और अपने मन ही मन में मतलब जो होता है वो आत्महत्या की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत आता है। तो ये गहरा अवसाद में चला जाता है, जो डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, और मानसिक तनाव ले लेता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।